आइए आप लोगों का स्वागत है हमारे विकास कुमार सिंह चैनल पर। आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत सारे समस्याएं जो होता है वो आपके मन में हमेशा रहता है कि आखिर राष्ट्रीय आय क्या है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को बिल्कुल इजी आसान तरीका से आपके दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे। जीडीपी, जीएनपी, एनपी, ये जो सारा समस्या है इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि आज खत्म कर देते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय का समझ सबों को होना चाहिए। राष्ट्रीय आय के अंदर में क्या इंक्लूड होगा, देश के अंदर जो पाया जाता है उन सारी वस्तु को अगर लिया जाए तो क्या ले और क्या छोड़ दे, ये सबसे बड़ी बात हो जाता है हमारे राष्ट्रीय की परिभाषा के। देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। परिभाषा में एकदम स्पष्ट बताता है कि एक वर्ष के दौरान में जो उत्पादित वस्तु होगा उसका अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कहेंगे। अब देखिए, अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 में राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में उत्पादन या सेवाएं प्रदान करे तो उसे भी शामिल किया जाता है। अच्छा, यहाँ क्या समझ में आ रहा है? देखिए चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ चीज को पढ़ना और उसको क्लियर कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि अगर राष्ट्रीय आय की बात करता है तो देश के समान निवासियों द्वारा, जो देश का निवासी होंगे उनके द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर, अब हम बात करते हैं भारत देश, अब बात हो रहा है भारत देश का, भारत देश का अंदर या प्लस अन्य देश हो गया जिसको हम लोग विदेश भी कह सकते हैं, अन्य देश जिसको हम लोग विदेश का संज्ञा दे सकते हैं। अन्य देश मतलब क्या हुआ, अपने देश के बाहर अगर कोई भी देश है तो उसको लोग विदेश का संज्ञा देते हैं। चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में उत्पादन, अगर भारत में कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है या अन्य देशों में प्रोडक्शन होता है तो इन दोनों को क्या किया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए। सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, आपका राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि देश का, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी जो है भारत में भी प्रोडक्शन करती है, टाटा कंपनी जो है भारत में किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करती है, और यही टाटा कंपनी जो है मान लीजिए कोई भी देश ले लीजिए, जापान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, किसी भी देश को ले लीजिए, उस देश में भी टाटा के द्वारा उत्पादन किया जाता है। इन दोनों उत्पादनों को इसमें जोड़ दिया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा, क्योंकि देश की बात हो रहा है ना, तो देश का, टाटा जो है उनका देश का है कंपनी, तो चाहे घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के भारत, भारत के किसी भी राज्य की बात हो सकता है। अगर 28 राज्य की बात करते हैं और आपका 7 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उसके अंदर में जब वो उत्पादन करता है या विदेशों में उत्पादन या सेवा कोई प्रदान करे तो उससे भी हम लोग इसके अंदर में शामिल कर लेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा, आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ये समझने में आपको बहुत मदद करेगा कि जो ये कहा गया था कि घरेलू सीमा के अंदर और विदेशों से उत्पादन, तो घरेलू सीमा अपना भारत देश का पूरे जो भूमंडलीकरण है, आप उसको भारत की जो सीमा होगी, वो चाहे समुद्र की बात कर लीजिए, स्थल का बात कर लीजिए, वो सारे रेडिएशन के अंदर में भारत की सीमा के अंदर में अगर होता है और उसके अलावा विदेश में जो होता है, लेकिन वो कंपनी कहाँ का होना चाहिए, भारतीय कंपनी होनी चाहिए, अपने देश की कंपनी होनी चाहिए, और उसके द्वारा अगर कोई सेवा या प्रोडक्शन किया जाता है तो उसको हम लोग राष्ट्रीय आय के अंदर में लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसमें हम देखिए कुछ चीजें जो है वो आपको बताना पड़ेगा, अगर बताएंगे तभी आपको वो चीज समझ में आएगा। तो देखिए चलिए कुछ बातों को जो समझना इंपॉर्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। अब मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है ये आपको समझ होना चाहिए। अब मध्यवर्ती वस्तु आप समझते हैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से। सबसे पहले लिखते हैं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती वस्तु, और फिर ले लेते हैं हम लोग अंतिम वस्तु।
यहाँ ध्यान दीजिए, आपका पहला परिभाषा में लिखा हुआ था अंतिम वस्तुओं को, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु को पूरा नहीं लेना है और अंतिम वस्तु को लेना है। सबसे पहले आप चयन कैसे कीजिएगा, मान लीजिए आलू या मान लीजिए टमाटर ले लीजिए। अगर टमाटर को हम लोग खरीदते हैं, टमाटर को अगर खरीदते हैं और ये टमाटर जो है मान लीजिए कहीं से खेत में उत्पादन किया गया। अब खेत में जब उत्पादन किया गया तो टमाटर क्या हो गया, अगर इसको लाके सीधे मंडी में बेच दिया जाए तो ये मेरा अंतिम वस्तु हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मंडी में बेच दिए। लेकिन इसी टमाटर को अगर हम किसी सॉस बनाने वाला कंपनी को बेच देते हैं, जब ये किसी कंपनी को बेचा जाता है तब टमाटर जो होगा मेरा मध्यवर्ती वस्तु बन जाएगा। बढ़िया से समझिएगा, मध्यवर्ती वस्तु टमाटर कब बना, जब वो टमाटर को उत्पादन करके हम किसी कंपनी को बेच दिए। क्योंकि कंपनी जब सॉस बनाता है, मान लीजिए कि किसान हो गया, बहुत सारा ब्रांड के नाम से भी बिकता है, किसान मान लीजिए किसान सॉस है, सॉस किसान सॉस बना दिया गया। किसान सॉस जो बनेगा ना वो आपका होगा अंतिम वस्तु, और इसका जो होगा इसका मूल्य को हम लोग किसमें मापेंगे, राष्ट्रीय आय में मापेंगे। लेकिन अगर गलती से हम टमाटर को मध्यवर्ती वस्तु में जोड़ देते हैं और फिर हम इस कंपनी के द्वारा जो किसान टोमेटो सॉस बना है उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, टमाटर का मूल्य को 2 बार जोड़ दिए। क्योंकि जब आप किसान सॉस खरीद रहे हैं ना तो इसमें तो टमाटर से ही ना बना है, तो टमाटर का मूल्य इसमें लागू है। अगर मान लेते हैं थोड़ा देखिए 15 रुपया में हम खरीदें तो 15 रुपया यहाँ भाई किसान सॉस में तो जुड़ गया टमाटर। तो जब टमाटर को जोड़कर कोई अन्य वस्तु बनाया जाएगा और उसका प्रयोग हम लोग करेंगे तब वो अंतिम वस्तु होगा। लेकिन अगर टमाटर खेत से उत्पादित हुआ और वो डायरेक्ट मंडी में आता है और लोग खरीद के उसको चटनी या सब्जी में डालकर खा जाते हैं तो वो मेरा अंतिम वस्तु होगा। लेकिन जैसे वो किसी कंपनी के द्वारा खरीद लिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो मध्यवर्ती वस्तु है। तो मध्यवर्ती वस्तु को नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब वो अंतिम वस्तु का निर्माण करके मार्केट में आता है तो उसका मूल्य को 2 बार इंक्लूड कर लेंगे। इसी गलती से बचने के यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, एक आपका संगठन है जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा की जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है तो आपका जवाब होना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CSO, ठीक है। अब इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ दे इसकी स्थापना कब हुई है तो आप जब बेचर बोलिए कि मई 1951 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो ये न्यू दिल्ली में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। अब ये मुझे राष्ट्रीय आय का परिभाषा पढ़ रहे थे तो यहाँ लिखा हुआ था 1 वर्ष के दौरान उत्पादित, 1 साल के अंदर जो उत्पादित होता है उसको लिया जाता है। वही आपका यहाँ पे दिख रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की आंकड़े वित्तीय वर्ष क्या माना गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। अब ये हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का 3 भाग विभक्त किया गया। वो 3 भाग क्या है देखिए, 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। पहला क्षेत्र बोलता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र बोलता है पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया द्वितीय क्षेत्र और तीसरा हो जाता है तृतीय क्षेत्र। अब इसको आपको समझना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या हो सकता है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या हम उदाहरण ले सकते हैं। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र क्या है यानी जिसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, इसके अंदर में क्या आएगा, और उसी प्रकार से लास्ट आपका तृतीय क्षेत्र हो गया। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि यह हमारा वीडियो जो है प्रयास रहेगा कि आज राष्ट्रीय आय को जो है आपके दिमाग में एकदम हम लोग प्रवेश करवा दें। देश की आय जो होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसमें कहां पर आदमी मिस्टेक कर सकता है, उन सारी समस्याओं का निवारण के लिए किया गया है। क्योंकि पहले आपको हम बता चुके हैं घरेलू सीमा के अंदर हो या विदेशों में
उत्पादित हो, किंतु वो भारतीय संस्था होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। चलते हम लोग तीनों क्षेत्रों का आकलन करेंगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझने के लिए देखिए हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कच्चे माल से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या है, मुख्यतः कच्चे माल से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जैसे आप कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन आदि, इन सबों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगाते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो क्षेत्र होगा वो कृषि आधारित होगा। ये क्षेत्र क्या होगा, कृषि आधारित होगा। इसको हम लोग बड़ा आसानी से बोल सकते हैं कृषि आधारित क्षेत्र। कृषि आधारित क्षेत्र भी हो सकता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा कृषि आधारित क्षेत्र होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए हमको कच्चा वस्तु का आवश्यकता पड़ेगा, और कच्चा वस्तु अगर है तो वो हमारा प्राथमिक फर्स्ट सेक्टर हो जाएगा। अब इसमें आप देख ही लिए होंगे, कृषि आ गया, पशुपालन हो गया, खनन। यहाँ पे खनन पर बहुत लोगों का फोकस नहीं हो पाता है। अगर पूछ देगा तो प्राथमिक क्षेत्र का इनमें से कौन अंग है, क्वेश्चन डाल देता है कि खनन हो जाएगा, या फिर वाहन हो जाएगा, केक हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो बहुत लोग क्या करता है, उसको दिमाग में खनन आता नहीं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि आधारित बोल रहे हैं। तो कृषि आधारित यानी यहाँ पे जो चीजें खनन से हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, कच्चा होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग देखिए लिखे हैं प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कच्चे माल से संबंधित, जो कच्चा माल आपको जहां से प्राप्त होता है वो सारा जो है प्राथमिक सेक्टर में आएगा, यानी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंदर में। देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसके अंदर में क्या लिया गया, लौह लिया गया, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग इसमें सम्मिलित होता है। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल आपको मिला ना, उसको लेकर आप किसी नए वस्तु का जब निर्माण करते हैं, यानी उसको हम लोग विनिर्माण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विनिर्माण, विनिर्माण आधारित, विनिर्माण आधारित, क्या विनिर्माण आधारित, किस पे काम करेगा, विनिर्माण आधारित। वो कृषि पर काम किया, ये विनिर्माण आधारित पर काम किया। विनिर्माण का मतलब हो गया कि किसी भी कच्चे वस्तु को लेकर एक नई वस्तु का निर्माण करना। जैसे हम लोग चलिए अभी यहाँ पे लेते कृषि, कृषि में मान लेते हैं, कृषि में थोड़ा दम किया, हम लोग आलू का उत्पादन किए। अब आलू को लेकर हम सब्जी भी बना सकते थे, लेकिन आलू जो था वो मेरा किस में आया, प्राथमिक क्षेत्र में आया। लेकिन जब आलू को लेकर यहाँ पर हम चिप्स तैयार करते हैं, एक चिप्स तैयार करते हैं, तो आलू मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, और चिप्स मेरा जो होगा वो क्या आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि आलू को हम लोग कन्वर्ट करके चिप्स का निर्माण कर लिए। ये मेरा द्वितीय क्षेत्र हो गया। यानी अब मुझे लगता है कि प्राथमिक क्षेत्र में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, और लगभग ये क्लास 12 हो, क्लास 11 है, या फिर आपका किसी भी स्टेट लेवल कंपटीशन हो या सेंट्रल लेवल पर कोई कंपटीशन होता है, तो वहां से इकोनॉमिक्स से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित तौर पर आपको प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया है कि वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र पे, यानी इस पर जो उद्योग आधारित होगा उसको हम लोग द्वितीयक में लेंगे। एग्जांपल में ले लिए कि आलू, आलू का प्राइमरी सेक्टर हो गया। आलू का उत्पादन करने के बाद हम उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, चिप्स में। तो चिप्स का जो निर्माण हो गया विनिर्माण में आ गया, और ये द्वितीय सेक्टर का हो गया। अब बढ़ते हैं हम तृतीय सेक्टर की ओर। कहता है इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब थोड़ा सा ये परिभाषा जो दोनों परिभाषा से बिल्कुल हटके है, यहाँ पे आपको किस चीज पे फोकस करने बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पे आपको फोकस करने बोल रहा है सेवा पर, यानी किसी भी प्रकार का अगर आप सर्विस देते हैं, यानी आप किसी भी प्रकार का सर्विस लेते हैं, तो वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंदर में आ जाएगा। अब उसके एग्जाम्पल में देखिए आपको लिखा हुआ यातायात, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा चीज और भी जोड़ सकते हैं इसमें, आदि है तो और भी बहुत सारा चीजों को जोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तृतीय क्षेत्र, जैसे मान लिया जाए आलू को लिए, आलू से हम चिप्स का निर्माण किए। अब हमको एक बात बताइएगा, चिप्स तो कंपनी तैयार कर लिया, अब ये चिप्स जो है मार्केट में तो आना चाहिए ना, मार्केट में कैसे आएगा? तो ये उद्योग जहां पर हम इसका उत्पादन किए वहां से बाई
वाहन के माध्यम से बाजार में पहुंचा दिए। वाहन के माध्यम से चिप्स जो तैयार हुआ उसको वाहन के माध्यम से हम बाजार पहुंचाए, और बाजार पहुंचाने का काम कौन किया? तो वाहन किया, यानी वाहन को हम लोग यातायात के अंदर में लेते हैं, सर्विस ले रहे हैं हम लोग। तो सर्विस जो ले रहे हैं वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंदर में आ गया। अब भारत की अगर आय प्रणाली की बात करते हैं, आय प्रणाली में हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है, तो अभी भारत का सबसे ज्यादा आय का जो आय जो प्राप्ति होती है वो कहां से होती है? आप देख पा रहे होंगे, आपके सुविधा के लिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा इसको चेंज किए हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक है, उसको आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे ब्लू कलर का स्टार बना देते हैं, ये हमको शुरू में करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए, और इसको हम लोग रेड से कर दिए। अब देखिए, अब इसको हम लोग ब्लैक से कर देते हैं। अब बच गया एक ब्लू। अब थोड़ा समझिएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीन, यानी प्राइमरी हो गया। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग स्टार्ट किससे बनाया है? तो रेड कलर से बनाया है। आप देख रहे होंगे कि एक आपके लिए डाटा में तैयार किए हैं, उस डाटा के माध्यम से आपको पूरा समझा सकते हैं कि जो रेड कलर का बना हुआ है उसका परसेंटेज कितना? 19%। यानी प्राइमरी सेक्टर कृषि पर आधारित जो है, अभी वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो मात्र 19% इससे इस पर हम लोग आश्रित है। 26% हम लोग द्वितीय क्षेत्र पे आश्रित है, और 55% जो है हम लोग तृतीय क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा किसी को कवर आज के डेट में कर रहा है तो सर्विस सेक्टर करता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार को अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी मात्रा हमारे देश में 55% है। जबकि शुरुआती दौर में अगर किया जाए तो शुरुआती दौर में हम लोग यही पढ़ते थे देश आजादी के समय में कि हम लोगों का जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो कृषि प्रधान है, कृषि पर ही आधारित था, और आज भी कृषि पर आधारित है। लेकिन अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व अगर होता है तो तृतीय सेक्टर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है, तो आप बेहिचक ब्लू वाला देख लीजिएगा, ब्लू स्टार कहां बना हुआ है? 55%, सबसे ज्यादा यही है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसको आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। जो न्यू चीजों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसको आप स्क्रीनशॉट रख लें ताकि आपको नोट्स करने में मदद मिल जाए। एक ही चीजों को हम लोग, अब आलू है तो आलू को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में लिए, लेकिन आलू का जब चिप्स बनता है तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, और चिप्स जब बाजार पहुंचता है बिकने के लिए और जिस माध्यम से पहुंचा, यानी वाहन के द्वारा पहुंचाया गया, तो हमारा तृतीय सेक्टर बन गया। यानी यहाँ पे सीधे आपको सेवा पर फोकस करना है। लगे आपको कि कोई चीज आपको सेवा दे रही है, जैसे पुलिस आपको सेवा देती है, वकील आपको सेवा देता है, कोर्ट आपको सेवा देता है, तो ये सब आ सकता है तृतीय क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। अब राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कैसे की जाती है? पहले हम पढ़े थे राष्ट्रीय आय, अब पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना कैसे किया जाता है। इसको गणना करने के लिए दो विधियां हम लोगों के पास है, एक है चालू कीमत पर और दूसरा है स्थिर कीमतों पर। आप देख पा रहे होंगे कि चालू कीमतों पर जो है और स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमत में क्या होता है थोड़ा समझिएगा इसको। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको एक आधार वर्ष मानना होगा। आधार वर्ष जो हम लिए हैं वो 2017-18 का लिए हैं। 2017-18 से पहले अगर देखा जाए पिछला आधार वर्ष तो वो 5 साल बैक में चलेगा, 5 साल का होता है आधार वर्ष। तो आधार वर्ष जब भी लिया जाता है वो ठीक 5 साल बाद, यानी 18 तो अभी क्या होगा 18 और 23, 18-23 कर लेंगे। तो पिछला 2011-12 के बाद अभी जो वर्तमान आधार वर्ष हम लिए हैं वो 17-18 का लिए हैं, और अभी जो चल रहा होगा वो 18-23 का चल रहा है आधार वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये डाटा जो है 17-18 का डाटा से लिया गया है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय, चालू कीमत पर क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो प्रति व्यक्ति आय, देखिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें जो होती है वो लिखा हुआ होता है, लेकिन जब उस पर कुछ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो बहुत आसानी से समझ पाता है। मान लीजिए कि मेरे घर का आय जो है 1 लाख रुपया है, मेरे घर का आय जो है 1 लाख है।
ठीक है। अब मेरे घर में मेंबर 5 है, तो इस 5 से हम 1 लाख को भागा देंगे तो पता चल जाएगा हमारा घर का राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति। ये मेरे घर का कुल आय था 1 लाख रुपया, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय निकालना था तो क्या किए कि मेरे घर का जो कुल इनकम था उसमें कुल परिवार की संख्याओं से उसको डिवाइड कर दिया, तो 20,000 रुपया करके प्रति व्यक्ति आय हो गया। यानी राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अब ये जो आधार वर्ष 2017-18 लिए तो उसके माध्यम से बता रहा है कि भारत के किस राज्य के सर्वाधिक व्यक्ति आय जो है अधिक है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो आप बेधड़क गोवा बताइएगा। वहां का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 4,30,081 रुपया है। ये आपका आधार वर्ष 17-18 से हम लोग लिए हैं। अब इसी में क्वेश्चन करते हैं कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो उसके लिए आपका जवाब चला जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार में आप देख पा रहे होंगे मात्र 40,982 रुपया है। अब देखिए तुलना कीजिए 4,30,081 रुपया और मात्र यहाँ पे 40,000 रुपया, कितना बड़ा अंतर है। जब राज्य की बात करें तो आपका ये आंसर होगा, लेकिन अगर ये इसी क्वेश्चन को केंद्र शासित में बदल देगा तब आप क्या कीजिएगा। अगर केंद्र शासित में बदल देता है तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक जो है केंद्र शासित के हिसाब से फिर अपना दिल्ली चला जाएगा, न्यू दिल्ली, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। अगर केंद्र शासित से सवाल करें तो राज्य से करेगा तो आप बेधड़क गोवा के साथ जाइएगा, लेकिन अगर केंद्र शासित बोल देगा तो आप दिल्ली के साथ जा सकते हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा केंद्र शासित में प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ तक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय की गणना का जो 2 विधि था, जिसमें चालू कीमत में वही था प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, और यहाँ स्थिर कीमत जो आधार वर्ष के दौरान लिया जाता है उन आधार वर्षों को एक मापदंड के अनुसार बताया गया है, उसी के डाटा के अनुसार इसको क्लियर किए। अभी नया आधार वर्ष जो होगा वो आपका 18-23 हो जाएगा, क्योंकि यह आधार वर्षों का बीच का अंतराल जो होता है 5 सालों का होता है। अगर ये 12 है तो 12 5 17, देखिए 17 है तो अब 17 हम लोग क्या करते हैं लास्ट ले लेते हैं 18 5 23 हो जाएगा, 18 से 23 चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय जो था वो निकालने का तरीका हम लोग थोड़ा देर पहले देख रहे थे। प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका था कि अगर मान लीजिए घर का आय जो है मेरा 1 लाख रुपया है, इकाई दाई सका 4 10 लाख 1 लाख और 5 मेंबर है, तो इससे इसको हम भाग दे देते हैं तो 20,000 रुपया पर व्यक्ति आय हो गया मेरा घर का। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे पहले जो था दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय का गणना हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब किया था अगर पूछे क्वेश्चन तो बताइएगा 1867 से 68 में किया था। और यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम में कि प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में कितना रुपया प्रति व्यक्ति आय किया गया था। अभी आपको हम प्रति व्यक्ति आय निकालने सिखा दिए, तो उस समय जब दादा भाई नौरोजी ने निकाला था अपने देश का तो 20 रुपया बताए थे प्रति व्यक्ति भारत का आय। एक व्यक्ति कितना रुपया था, 20 रुपया था, जिसको लॉर्ड कर्जन ने 1901 में, लॉर्ड कर्जन ध्यान दे रहे होंगे आप, लॉर्ड कर्जन का नाम जान रहे होंगे। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय जो था वो उसको 30 रुपया बताए थे, यानी 20 रुपया दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में आकर इसको कितना बता दिया गया, 30 रुपया बताया गया। अब देखिए VKRV राव ने यानी राव जी के द्वारा 1931-32 में पहली बार जो था प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक पद्धति का प्रयोग किया गया था, जिसको हम लोग वैज्ञानिक तरीका कहते हैं। उससे भारत का प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया, जो निकलकर 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय आया था। यानी वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया, तो राव जी के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं आप VKRV राव के द्वारा। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक तरीके से भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया कब किया गया था, तो 1931-32 में किया गया था। नाम भी आप ध्यान रखिएगा कौन थे, तो VKRV राव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1931-32 में किया गया था। तरीका क्या था, ये वैज्ञानिक पद्धति, ये वैज्ञानिक पद्धति दोनों नहीं था, दादा भाई नौरोजी और लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो किया गया था वो वैज्ञानिक पद्धति नहीं था, एक मानक था। उस मानक के रूप में उसको
आकलन किया गया था। लेकिन जब बीके अरविंद राव ने किया था तो इसको वैज्ञानिक पद्धति से किया था, और जिसमें हमारा प्रति व्यक्ति आय कितना निकला था, 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकला था। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय की बात हो गया। अब हम चलते हैं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब सकल घरेलू उत्पाद जो है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, अब इसको समझिए। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको इस कंसेप्ट को समझिएगा। ये बोलना क्या चाह रहा है? क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, एक साल में घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों के द्वारा, जो वो क्या होना चाहिए, अपने भारत देश का निवासी होना चाहिए, के द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब ये परिभाषा था, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको समझने के हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ चार्ट बना लेते हैं। अब वो चार्ट को देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मान लीजिए हम जीडीपी, पूरा जीडीपी जो है 150 करोड़ को मानते हैं। 150 करोड़ रुपया लिखा हुआ जीडीपी। अब जीडीपी आपका अगर देश का दिया हुआ है 150 करोड़ रुपया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे जीडीपी हम लोग कितना दिया हुआ है, 150 करोड़। अब 150 करोड़ दिया हुआ है तो इसमें बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, इस चीजों को समझते हैं। मान लीजिए ये जो बनाया गया चरकुट्ठा, ये जस्ट लाइक भारत का, इसको मान लीजिए भाई भारत है, भारत देश का जो सीमा है, हम जो चीज आपको समझाना चाहते हैं उसको समझिए। चित्र इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि भारत का नक्शा आना चाहिए बनाने पर। भारत का नक्शा मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत है तो उससे इश्यू नहीं है। तो हम इसको, ये जो मेरा घेरा है ये पूरा भारत का नक्शा दिखा रहा है कि इसके अंदर में ही भारत है, ठीक है। अब भारत के अंदर में क्या है कि जियो कंपनी जो है 100 करोड़ का उत्पादन करता है और वीवो वहीं पे 50 करोड़ का करता है। मान लीजिए जियो जो है अपना भारतीय है, और मान लेते थोड़ा देर के लिए कि वीवो जो है वो विदेशी है। यहाँ कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये भारतीय हो गया और ये विदेशी हो गया। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि परिभाषा मेरा क्या बोला, घरेलू सीमा के अंदर, ये मेरा घरेलू सीमा हो गया, इसके बाहर आएंगे तो दूसरा देश चले जाएंगे। ये चीज को समझिएगा, परिभाषा क्या होता है मुझसे इससे क्लियर कर दूंगा, बशर्ते आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये पूरा घरेलू सीमा के अंदर, ये मेरा जो घर बनाया है ना, ये घर किसका है, भारत का। इसके बाहर जाएंगे तो मान लीजिए जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा का देश हो जाएगा। अगर इधर जाता है बांग्लादेश हो जाता है, इधर जाता है चीन हो जाता है, इधर आता है पाकिस्तान हो जाता है, इधर आता है सऊदी अरब हो जाता है, मतलब जो लोकेशन दिया गया उसके हिसाब से। तो सीमा के अंदर देश के निवासी, जियो का जो मालिक है इंडियन है, देश का निवासी हो गया, या विदेशियों द्वारा, वीवो का जो मालिक है वो विदेशी है, वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस करना चाहता है, तो विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहेंगे। अब इसको अच्छा समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे लिख दिए थे, तो ये दोनों मिलकर कितना क्या 150 करोड़ का किया। लेकिन भारत की एक और कंपनी आप लोग जानते हैं, जियो तो सबको जाना है क्योंकि आज जियो भी करते हैं लोग। आज आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो तो जियो का ही देन है, जियो के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया नेट का सर्विस जो है, उसके माध्यम से लगभग सबों का आज कनेक्टिंग अगर देखा जाए कि कोई अगर नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं जियो का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो जियो कंपनी को आप बढ़िया जानते हैं, वीवो समझिएगा बाहर का अपने देश का। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक और छोटा सा देश, किसी देश को ले लिए, यहाँ पे जो भी देश हो, वो देश में अपना भारत का ही एक निवासी यानी भारत का ही मालिक है जो टाटा कंपनी को चलाता है। इसको समझिएगा बढ़िया से। घरेलू सीमा के अंदर ये हो गया, घरेलू सीमा के बाहर आकर कोई टाटा कंपनी जो है वो 80 करोड़ का प्रोडक्शन करती है। तो क्या इसको और इसको मिलाकर हम जीडीपी कहेंगे? तो परिभाषा के अनुसार कभी नहीं कहेंगे। अगर वो घरेलू सीमा के अंदर होता, टाटा कंपनी भी इसके अंदर होता, तो हमारा जीडीपी फिर ये तीनों जोड़कर हो जाता है 150 और 80, यानी कुल मिलाकर 8 5 13, 213 करोड़ का फिर मेरा प्रोडक्शन होता है जीडीपी। 8 5 13, 15 28, 230 हो जाएगा। 8
8 5 13 हम बोल रहे थे, 8 5 13, तो 13 और 100 यहाँ हो गया। 80 या 50 कितना होगा, जोड़ के देख लीजिए आप, सीधा सीधा जोड़िए। 100 करो 50 और 80 सबको जोड़ देते हैं। 8 5 13 का 3, 230 करोड़ का प्रोडक्शन अपना भारत का होता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये वाला और ये दोनों जोड़कर हम बता दें 230 करोड़ का जीडीपी, तो बिल्कुल आप गलत हो जाइएगा। आपको बस एक ही चीज इसमें ध्यान रखना है, जीडीपी के लिए भारत की जो सीमा होगी उस सीमा के अंदर में काम करना होगा, उस सीमा के अंदर में प्रोडक्शन होना होगा, चाहे कंपनी भारतीय हो चाहे कंपनी विदेशी हो, लेकिन अगर वो भारत में ही प्रोडक्शन करता है। अब आइए एक मजेदार चीज लेते हैं इसमें, जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, तो भारत क्या चार तरफ स्थलीय है? नहीं ना, कुछ तो जलीय भी होगा। जलीय सीमा का मापांकन जो है देख लीजिए आप, समुद्री सीमा को 12 नॉटिकल माइल्स में हम लोग विभक्त करते हैं, जिसका माप होता है 22 किलोमीटर। यानी आप समुद्री सीमा में आपका जो देश है उससे 22 किलोमीटर तक एरिया वो भारत का होता है। अगर उस 22 किलोमीटर एरिया मान लेते, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये एरिया जो है मेरा 22 किलोमीटर के अंदर में आ रहा है, मान लीजिए, तो यहां तक अगर कोई भी चीजों का उत्पादन होता है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे क्या बोलते हैं मछली पालन हो रहा है या मछली मारा जा रहा है, ये सारा प्रोडक्शन हमारा जीडीपी में आगे जुड़ जाता है। समुद्री में 22 किलोमीटर तक का एरिया में अगर कोई तेल कारखाना निकल जाता है या मछली उत्पादन होता है या मछली मारकर बेचा जाता है, वो सारा प्रोडक्शन खींचकर कहां चला जाएगा, भारतीय जीडीपी में आके जुड़ जाएगा। वो विदेशी जीडीपी नहीं होगा, लेकिन 22 किलोमीटर बाहर जैसे जाइएगा तो जीडीपी का बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो टाटा भी 80 करोड़ का किया, लेकिन वो हमारे सीमा के बाहर जाकर कर रहा है, तो वो हमारे जीडीपी में नहीं आएगा। बस आपको हम यही समझाना चाहते थे जीडीपी से कि घरेलू सीमा के अंदर होना चाहिए, और वो कभी कभी समुद्री भी होता है, समुद्री में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहां तक की एरिया को मापा जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए समुद्री सीमा के लिए लिखा गया है 1 NM जो है, NM इसको बोल रहा है बराबर 1852 मीटर होता है। यह आंकड़ा अगर निकालना पड़ेगा तो आप निकाल सकते हैं, अगर कोई डाटा दिया जाएगा आपकी सुविधा की हम इसको नोट बना दिए थे, आप नोट कर लीजिएगा इसको। और इसको समझाने के लिए यहाँ देखिए समुद्री मार्ग को ले लिए हैं, इस मार्ग में अगर किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन होगा तो ये भारतीय सीमा के अंदर में आ जाएगा, और ये भारतीय यानी सकल घरेलू उत्पाद के रूप में इसको हम लोग जोड़ देंगे। बस यही बात आपको यहाँ बताया गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनडीपी। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब इसको देखिए, इसको एनडीपी के लिए क्या होता है? एनडीपी इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी आप देखिए सकल घरेलू उत्पाद माइनस क्या है? डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब यहाँ पे बड़ा अजीब टाइप का चीज हो गया कि अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो अभी थोड़ा देखिए, भारत का मान लीजिए जियो कंपनी 100 करोड़ का प्रोडक्शन कर रही है, कहीं पे भी 100 करोड़ का प्रोडक्शन कर रही है, तो 100 करोड़ का प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? तो भारत की सीमा में। तो मान लीजिए किसी मशीन के द्वारा हो रहा है, 100 करोड़ लगा के मशीन खरीदा, तो ये मेरा हो गया। अब इसको मान लीजिए जैसे, अब इसको भी एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एनडीपी निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम लोग कोशिश करते हैं बताने का। एनडीपी कैसे निकलेगा? तो एनडीपी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? एनडीपी के लिए हम लोग करना होगा जीडीपी। अब जीडीपी मान लीजिए, सपोज जीडीपी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अब हम जो बताते हैं वो सुन लीजिए। मान लीजिए कि हम कोई बाइक जो है 80,000 रुपया में खरीदे, उसको 2 साल चला लिए, 2 साल चलाने के बाद उसको बेच दिए, तो अब बेचे हैं तो मान लीजिए कि मेरा 80,000 का बाइक को 50,000 रुपया मिल रहा है। देखिए हम लोग इस वीडियो को रोक कर बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको बीच में चेंजिंग मिलेगा, क्योंकि जो बिजली था वो कम से कम लगता है कि 5 घंटा बाद आया है, और वीडियो जो था अधूरा रह गया था, तो मजबूरन उस चीजों को फिर से मिटा कर दोबारा लिखा गया है। तो ये वाला थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग, इसको दोबारा हम मेहनत करके पूरा कर रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर कोई आपसे पूछ दे कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया गया एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेशन यानी मूल्यह्रास। अगर हम एनडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में क्या करना होगा? आपको मूल्यह्रास को निकालना होगा। परिभाषा तो आप जान गए, लेकिन परिभाषा से आप आंसर कैसे निकालिएगा?
अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पे पूरा जीडीपी, मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, तो किसी ना किसी मशीन को वो खरीदेगा। अब सपोज कि अगर मान लीजिए कि कोई कागज बनाने का फैक्ट्री स्थापित करता है, उसके लिए वो एक मशीन खरीदता है और उस मशीन का लागत मान लिया जाए 100 करोड़ रुपया था, उसके लिए 100 करोड़ जो है वो देता है। ये उसका क्या हो गया, ये उसका जीडीपी हो गया। अब हम निकाल क्या रहे हैं, एनडीपी। तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में मूल्यह्रास, यानी 100 करोड़ का जो वस्तु हम खरीदे थे, अगर हम 2 से 3 साल यूज करते हैं, 4 साल यूज कर लेते हैं, तो क्या हमको 100 करोड़ वापस मिलेगा? इस सिंपल सी बात है। आप अपने घर में भी सामान खरीदते होंगे और उस सामान को खरीदते होंगे तो उसमें जो आप मूल्य चुकाए थे, उसको बेचने के टाइम में वो मूल्य नहीं मिलता है, कम हो जाता है। तो सपोज मान लीजिए इसमें हमको 40 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर 40 करोड़ माइनस करके दे रहा है, 40 करोड़ को माइनस कर दे रहा है, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, कितना प्राप्त होगा हमको, 60 करोड़ मिला। यानी सी, ये जो 60 करोड़ आया ना, यही आपका एनडीपी हुआ। यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद उसको कहते हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को, यानी जो किसी कार्य को आप करते हैं उस कार्य में जो आपका नुकसान हो जाता है, जो सामान बर्बाद हो जाता है, उस इनकम को आप उसमें माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। मूल्यह्रास आप समझ होंगे, मूल्यह्रास वैसे मूल्य को कहते हैं जो किसी कार्य को करते करते उसमें आपका नुकसान होता है, यानी उस मूल्य को आप उसमें से निकाल लीजिएगा, जीडीपी से जब निकाल लीजिएगा उस मूल्य को, मूल्यह्रास को, तब आपके पास एनडीपी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए यहां से प्रश्न तो एकदम निश्चित, अगर आप 12th क्लास का स्टूडेंट होंगे तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एलआईसी का तैयारी करते हैं, या फिर आप एसएससी का तैयारी करते हैं, या फिर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र का तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से प्रश्न रहेगा। अब इसकी पहले परिभाषा को हम लोग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब चीजों में क्या होता है ना कि आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो सकता है। देखिए केवल भारतीयों द्वारा, आंसर को पढ़िएगा, ये आपके समझ ले दिए हैं क्योंकि आपको तो पढ़ा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और हम लोग सारे बिलोंग करते हैं इंडिया से, भारत से बिलोंग करते हैं, तो उस सेंस में इसको लिखा गया है ताकि ये चीज जो है आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाए। जरूरत नहीं है कि परिभाषा में आपको भारतीय मेंशन करना है, किसी अन्य देश की बात हो तो भारतीय क्यों बोलेगा, वो अपने देश की बात करेगा। तो लिखने के पीछे मेन मकसद क्या था कि आपको ये चीज हम समझा सके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, तो केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। अब देखिए जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, अभी क्या हुआ थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। केवल भारतीयों द्वारा, भारतीय व्यक्ति होना चाहिए, देश अथवा विदेश में। अब इसको फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ भी लिए होंगे। अब जो चीज लिखा हुआ अगर वो आपको समझ में आ जाता तो फिर यहाँ पे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अलग से बताने का मुख्य मकसद हो रहा है। ये कंसेप्ट कह क्या रहा है, कह क्या रहा ना कि जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग इंडिया मानते हैं, भारत, ठीक है। यहाँ पे याद कीजिए हम लोग उस समय आगे आप देख लीजिएगा, वहां पे बताया था कि जियो के द्वारा 100 करोड़ का किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ये 100 करोड़ वो इन्वेस्ट करता है जियो के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए एक कंपनी था वीवो, वीवो के द्वारा जो है 50 करोड़ के आसपास उत्पादित किया गया था। ये 100 करोड़ किया, उसका आमदनी 100 करोड़ हुआ, इसका 50 करोड़ हुआ वीवो का। अब आते हैं यहाँ क्या करें, केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में, है ना। अब इसको मान लेते कोई अन्य देश मान लेते हैं, ये आपका कौन सा देश हुआ, भारत हुआ, ठीक है। यहाँ दो कंपनियों का बात हुआ, जियो जो भारतीय इसका मालिक है, वीवो जो है वो विदेशी कोई मालिक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई एक देश ले लेते हैं, कोई भी एक देश बता दीजिए, मान लीजिए जापान लेते हैं, जापान है।
जापान में क्या है ना कि जापान में अपना भारत का एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है, इसके द्वारा 80,000 का नहीं 80 करोड़ का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, जापान में भारत का ही एक कंपनी है जो टाटा है, वो 80 करोड़ का बिजनेस करती है। और ये भारत में देखिए जियो के द्वारा 100 करोड़ का, वीवो के द्वारा 50 करोड़ का करता है। यही बात हो रहा है, केवल भारतीयों के द्वारा। तो भारतीय के द्वारा कहाँ होगा? भारत में हुआ 100 करोड़ का, और जापान में भी भारतीय, वहां मालिक जो भारतीय है टाटा, तो ये 80 हुआ, ये 100 करोड़ ये 80 को जोड़ दिया जाए तो वो मेरा क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा अब बात आता है कि वीवो जो 50 करोड़ की है वो कहां जाएगा, इसको समझते हैं हम लोग बढ़िया से। देखिए, देश तथा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करा, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। जीएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जीडीपी को लेंगे। जीडीपी क्या? जीडीपी हम लोग अभी बात कर रहे थे, जीडीपी की बात कर रहे थे, हमारा 150 करोड़ था। याद कीजिए, अब पीछे जाके देख लीजिएगा, 150 करोड़ आपको पढ़ाए थे प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्या पड़ा? एक्स। अब इंडिया का यहाँ पे भी कमा रहा है 80 करोड़ माइनस, अब जो विदेशी कंपनी है वो कितना है? 50 है। अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 230 करोड़। 230 करोड़ में क्या करेंगे? 50 करोड़ को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा? 180 करोड़। ये 180 करोड़ जो आपका निकल के आया वही आपका जीएनपी हो गया। अब हमको नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि दो देशों का लिए उदाहरण, भारत को भी लिए और जापान को लिए। भारत में दो कंपनियां काम कर रही थी, जियो का एक वीवो का। जियो का 100 करोड़ का था, वीवो का 50 करोड़ का था, लेकिन भारतीय व्यक्ति के द्वारा ही टाटा कंपनी से प्रोडक्शन 80 करोड़ का जापान में भी किया गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ? जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी प्लस एक्स माइनस एन, इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ये क्या है? जीडीपी कुल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जीडीपी में हम लोग एक बात कहे थे, आप शायद आपके दिमाग से उतर गया होगा कि भारत देश में भारतीयों के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा कुल उत्पादित, तो ये तो दोनों हो जाएगा ना जीडीपी में। जीडीपी का जब बात करें तो पूरे भारत की बात करेंगे। जो आप बताया भी थे कि समुद्री इलाका जो है वो भी इलाका को इसमें लिया जाता है, क्योंकि भारतीय मुल्क की बात हो रहा था ना। तो यहाँ पे मेरा 150 करोड़ आया, इसीलिए 150 क्या है? आपका जीडीपी है। जीडीपी जब भी बोलेगा ध्यान रखिएगा कि आपके देश के अंदर किसी भी कंपनी के द्वारा, चाहे वो भारतीय हो चाहे कहीं का हो, उसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है वो आपका कुल आएगा। यानी ये देखिए भारत में किया था 150 करोड़, तो वो ले लिए। प्लस जब हम जीएनपी निकाल रहे हैं, हमको क्या करना है? अन्य एक्स्ट्रा अपने देश से बाहर जब जाकर उत्पादन करते हैं 80, देखिए 80 को ले लिए। अब बोलता है एम, यानी जो अपने देश से बाहर का था वो कितना था? 50 करोड़ था। वीवो हम लोग का देश का नहीं है, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा, जो इसका लाभ होगा, वो तो अपने देश से ले जाएगा ना, तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो जो मेरा 180 करोड़ निकला ना, वो क्या निकल गया? मेरा जीएनपी। देख लीजिए आप, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलता है? विदेशी आय को उसमें से घटा दिया जाता है, और पूरे विश्व में जहां भी भारत के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा, उत्पादन हो रहा, आय हो रहा, उन सबों को जोड़ दिया जाता है, तब आपको जीएनपी मिल जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे रख दिया गया था, जीएनपी इक्वल टू 150 प्लस 80 माइनस 50 इक्वल टू 180। ये है क्या? यही चीज तो है जो आपको समझा रहे थे। ठीक है, चलिए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना? एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलता है? आपसे पूछ रहा हूं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हम लोग क्या निकाले? शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाले, फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाले। अब हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है ना कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे होगा, यानी आपको यहाँ एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करना है? एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस क्या है? डिप्रेक्शन, यानी डिप्रेक्शन मतलब बोला जा सकता है इसको मूल्य ह्रास। अभी आपको थोड़ा देर पहले समझाए थे कि मूल्य ह्रास है क्या। मूल्य ह्रास मतलब कि किसी कार्य को करते हुए मेरे द्वारा जो खर्च कर दिया गया है, जो वापस नहीं आ सकता है, वो मेरा क्या हो जाएगा? डिप्रेक्शन हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा, वो कमी हो जाएगा।
उसको आप माइनस कर लीजिएगा। अब देखिए निकालने का इसका तरीका क्या है। अब एनएनपी में जीएनपी चाहिए आपको, अब जीएनपी निकालने का तरीका आपको समझा दिया। तो देखिए जीएनपी माइनस डिप्रेक्शन हो गया, मूल्यह्रास हो गया। अब क्या कीजिए आप, जीडीपी माइनस डिप्रेक्शन जब हो जाएगा, जीडीपी में से आप डिप्रेक्शन को घटा दीजिएगा तो एनडीपी आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे जीडीपी जो है वो क्या हो गया, जीडीपी सकल घरेलू ठीक है, ये आपका जीएनपी था, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद था जीडीपी। अब जीडीपी जो था वो सकल घरेलू उत्पाद, हम कैसे इसको पढ़ते हैं, अपने देश में अपने देश के लोगों के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो सारा आपका जीडीपी के अंदर में आएगा। लेकिन मान लीजिए वीवो कंपनी मोबाइल बनाती है, अगर वो किसी मशीन को लगाया, उसमें कुछ अगर खर्च हो गया उसका, तो खर्च हो गया तो क्या करेगा, अब वो मशीन का खर्च उसको वापस नहीं मिलेगा। मान लीजिए वीवो का मन हुआ कि नहीं अब हम भारत छोड़ के जाएंगे, लेकिन वो क्या किया था, 10 लाख का मशीन लाया था, अब वो जाने लगा 5 साल बाद, तो अब क्या करेगा, 10 लाख तो उसको बेचने से मिलेगा नहीं, तो उसको माइनस कर देगा। वो जो माइनस हो, जितना भी लॉस उसका हो रहा है, यानी 5 लाख रुपया उसको मान लीजिए कि नुकसान हुआ, तो यही 5 लाख जो हो गया उसका ह्रास हो गया, उसके मूल्य से ह्रास हो गया, अब उसका कम हो जाएगा पूंजी। तो यहाँ पे निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एनडीपी मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जीएनपी माइनस डिप्रेक्शन है, यानी मूल्यह्रास को घटा दीजिएगा, आपको एनएनपी मिल जाएगा। और एनडीपी ध्यान दीजिएगा, एनडीपी यानी जीएनपी माइनस डिप्रेक्शन निकाल देने से एनएनपी आ जाता है। एनएनपी के लिए देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका निकल जाएगा। जीएनपी निकालने का भी फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे जीएनपी कैसे निकलेगा, जीएनपी में 2 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है कि भारतीय व्यक्ति के द्वारा अपने देश में और किसी अन्य देश में, तो जस्ट उल्टा, सकल घरेलू उत्पाद का अगर बात करें और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, थोड़ा सा इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। क्या है, सकल घरेलू, ठीक है, और क्या है, सकल राष्ट्रीय, है ना, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यह घरेलू है, तो घर के अंदर हम लोग भारत की सेंस करते हैं। भारत में कोई कंपनी आकर करे, चाहे वो उसका मालिक भारतीय हो चाहे विदेशी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब इसके अंदर में आ जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या करना है कि अपने देश के व्यक्ति के द्वारा विश्व में किसी भी देश में अगर कोई भी उत्पादन होता है तो उसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर में ले लेते हैं। बस वही आपसे यहाँ पे जीएनपी कर रहा है, जीएनपी एनएनपी कर रहा है, थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी राष्ट्रीय आय की बात था, शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से आपको एक एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किया। और ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये अगर वीडियो बहुत आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे आप अपने साथियों के पास इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और आप अपना लाइक प्यार दें। और इससे मिलता जुलता और भी आपके पास अगर किसी प्रकार का कोई इशू हो, कोई समस्या हो, तो आप निश्चित होकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी समस्याओं को बताएं, उसका निवारण हम लोग बहुत जल्द करेंगे।